India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर एफआईआर जो दर्ज को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पूछा है कि क्या आपने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। विजय शाह के वकील ने कहा है कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी किस तरह से मांगी गई है इस पर निर्भर करता है। आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा है कि आप लज्जित हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो आप क्षमा चाहते हैं। अगर आपकी यही माफी है तो ये माफी की अपील खारिज करते हैं। जस्टिस कांत ने कहा है कि आपने सिर्फ इसलिए माफी मांगी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कहा कि आपने 12 मार्च को विवादित बयान दिया और आपको पता था कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम और देश के साथ थी तब आपने ऐसी घटिया भाषा सार्वजनिक तौर पर अपनाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है और ये पूछा है कि आपने किस तरह की माफ़ी मांगी है, ये हम जानना चाहते हैं। कई बार लोग नतीजे से बचने के लिए भी माफ़ी का दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि विजय शाह से कहा है कि आपने क्या कहा, क्या माफ़ी मांगी, उसकी वीडियो देखिए। हम जानना चाहते हैं कि आपने माफ़ी कैसे मांगी है। कुछ लोग तो इशारों में ही माफ़ी मांग लेते हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए और ऐसी माफ़ी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं। आप जिम्मेदार राजनेता हैं। आपकी सोच समझकर बोलना आपको चाहिए और आपने बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। जस्टिस कांत ने कहा है कि हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। ये अदालत की अवमानना का केस नहीं है कि आप यहाँ पर माफ़ी मांगकर बच जाए। फिलहाल शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि कोर्ट ने अपनी तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है जिसमें 3 आईपीएस होंगे और उसमें एक महिला भी होगी। मंगलवार सुबह 10 बजे तक घोषणा हो जाए एसआईटी की। और कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस और सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी 28 मई तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उसी दिन मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव से संबंधित मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष समेकित करने का लक्ष्य दिया है। बता दें आपको ये निर्देश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों से संबंधित मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष समेकित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए उपयुक्त जांच होगा और ये मंच भी होगा। साथ ही साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि हमने इस मामले पर खुली अदालत में चर्चा की है। पार्टियां इस पर सहमत हुई हैं और दिल्ली हाई कोर्ट सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए उपयुक्त मंच होगा। हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के निर्देश देते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह के लिए जारी करने की अनुमति दी है। इस दौरान पार्टियां दिल्ली हाईकोर्ट से इस आदेश के संशोधन या जारी रखने का अनुरोध कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि मामलों को समेकित करने का उद्देश्य कई कार्रवाई से बचना और परस्पर विरोधी आदेशों
की संभावना को समाप्त करना है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा है कि आदर्श रूप से हमें एक हाई कोर्ट के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उनका आरोप है कि ठाकुर के नामांकन को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था और जबकि वह हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य थे। बीएफआई ने दावा किया है कि ये मुद्दा अब व्यर्थ हो गया है क्योंकि पिछले अंतर्राष्ट्रीय निकाय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई है और बीएफआई को अब एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। अनुराग ठाकुर और अन्य ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि बीएफआई ने 7 मार्च को एक अधिसूचना जारी की जिसमें नामांकन के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे जो बीएफआई के जो ज्ञापन और राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन है। सभी महिलाओं को करवा चौथ मनाने की आदेश देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते समय टिप्पणी करते हुए इस तरह की जनहित याचिका प्रेरित होती है और इनके पीछे होते हैं वो सामने नहीं आते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने याचिका में स्पष्ट रूप से ये बताने में विफल रहा है कि महिलाओं को इस त्योहार को मनाने के लिए कानून में कहाँ प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा उनका कहना है कि त्योहार मनाने के लिए विशेषाधिकार से कहाँ वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने महिलाओं की इस मामले में स्थिति की परवाह किए बिना इसे सभी महिलाओं के लिए लागू करने के लिए उपाय करने के निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जैसे ही हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया उसे याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। वहीं हाई कोर्ट ने इस याचिका पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर याचिकाकर्ता भविष्य में ऐसी कोई याचिका दाखिल करता है तो हाई कोर्ट उस पर समुचित कार्रवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सभी रिटायर्ड जज 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत का पालन करते हुए रिटायरमेंट की तिथि और प्रवेश के स्रोत की परवाह किए बिना पूर्ण और समान पेंशन के हकदार हैं। न्यायालय ने कहा है कि हाई कोर्ट जजों की पेंशन में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे कब सेवा में आए और उन्हें न्यायिक सेवा से नियुक्त किया गया या बाहर से। न्यायालय ने कहा है कि हम मानते हैं कि हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज चाहे वे जिस भी तिथि को नियुक्त हुए हो पूर्ण पेंशन पाने के हकदार होंगे। चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए जी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं और भारत संघ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रति वर्ष 15 लाख रुपए की पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। भारत संघ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को प्रति वर्ष 13,50,000 रुपए की पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो एडिशनल जज के रूप में रिटायर हुआ हो। भारत संघ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत का पालन करेगा, चाहे उनके प्रवेश का स्रोत कोई भी हो, अर्थात जिला न्यायपालिका या बार, और चाहे उन्होंने जिला जज या हाई कोर्ट जज के रूप में कितने भी वर्षों तक सेवा की हो, उन सभी को पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के मामले में जिसने पहले जिला जज के रूप में सेवा की है, भारत संघ जिला न्यायालय यानी कि न्यायपालिका के जज के रूप में रिटायर होने की तिथि और हाई कोर्ट जज के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बीच सेवा में किसी भी अंतराल के बावजूद पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के मामले में जो पहले जिला
जज के रूप में कार्य कर चुके हैं और जो अंशदायी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद जिला न्यायपालिका में शामिल हुए भारत संघ पूरी पेंशन के भुगतान करेगा। जहां तक एनपीएस में उनके योगदान का सवाल है, हम राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे हाईकोर्ट के ऐसे रिटायर्ड जजों द्वारा योगदान की गई पूरी राशि, साथ ही उस पर अर्जित लाभांश यदि कोई हो, वापस करें। भारत संघ हाईकोर्ट के ऐसे जज जो विधवा या परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन का भुगतान करेगा जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई है, भले ही ऐसा जज हाईकोर्ट का स्थायी जज या एडिशनल जज रहा हो। भारत संघ हाईकोर्ट के ऐसे जज की विधवा या परिवार के सदस्यों की ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो। उक्त जज की सेवा काल की अवधि में कैरियर अवधि जोड़कर भले ही सेवा की न्यूनतम अर्हक अवधि पूरी हो या नहीं। भारत संघ हाईकोर्ट के जजों को हाईकोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार सभी भत्ते देगा और इसमें अवकाश, नकदीकरण, पेंशन या कम्युनिकेशन, भविष्य निधि शामिल होगी। जज के रिटायरमेंट लाभों के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से के लिए ही वो मामले में पीठ ने निर्देश पारित किए हैं। पूर्व हाईकोर्ट जजों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर भी विचार किया गया। फैसला सुनाने वाले सीजेआई बी आर गवई ने कहा है कि पीठ ने अनुच्छेद 221 और हाईकोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 के प्रावधानों की जांच की है। निर्णय में आगे कहा गया है कि जिला जज के रूप में रिटायरमेंट की तिथि और हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए तिथि के बीच सेवा में अंतराल के आधार पर पेंशन में कटौती नहीं की जा सकती। इस मुद्दे पर क्या जज नई पेंशन योजना लागू करने के बाद जिला न्यायपालिका में प्रवेश के आधार पर अलग अलग पेंशन के हकदार हैं? न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय ने ये कहा कि परमानेंट जज और एडिशनल जज के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जज के मामले में भी जो एडिशनल जज के रूप में रिटायर हुए हैं वे पूर्ण पेंशन पाने के हकदार होंगे। साथ ही एडिशनल जजों की विधवा, विधुर या परिवार के सदस्य फैमिली पेंशन के हकदार हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ जांच यानी कि याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ टिप्पणी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया है। सिब्बल ने कहा है कि उन्हें एक देशभक्ति बयान के लिए गिरफ्तार किया गया, कृपया इसे सूचीबद्ध करें। सिब्बल ने मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। महमूदाबाद को रविवार को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि जिसके बाद 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक फेसबुक पोस्ट में कुछ भड़काऊ टिप्पणियां की थी। महमूदाबाद ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या से निपटते नहीं हैं तो हम निपटेंगे। और उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जो अंधाधुंध युद्ध की वकालत करते हैं। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। India Legal presents Courts Roundup. India Legal presents Courts Roundup.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की मंजूरी देना अवैध मनमाना होगा और बस साथ ही न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने 2017 के अधिसूचना और 2011 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया है और पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी को अनुमति देता था। और बता दें आपको, कोर्ट ने कहा है कि कदम पर्यावरण संरक्षण के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है और प्रदूषणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ये विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा करना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना हमारा कर्तव्य है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी की अनुमति दे। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोक लगानी होगी। फैसले के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह है। पूर्वव्यापी मंजूरी अवैध, यानी कोर्ट ने कहा है कि पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देना अवैध और मनमाना है। पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी, मतलब कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देकर कहा है कि यह विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। सरकार की जिम्मेदारी। कोर्ट ने सरकार को आपको बता दें कि सरकार को निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाए। भविष्य के लिए निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी की अनुमति दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने एक वकील कमिश्नर को मस्जिद के सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद के एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और साथ ही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा और कहा कि ट्रायल कोर्ट के हिंदूवादियों का दावा प्रथम दृष्टया बाधित नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने 8 वादियों की याचिका पर आदेश पारित किया था, जिसमें महंत ऋषिराज गिरी भी शामिल थे। उनका दावा है कि संभल मस्जिद 1526 में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मस्जिद समिति ने भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के बिना नोटिस दिए जल्दबाजी में सर्वेक्षण का आदेश पारित किया गया था और हिंदूवादियों ने दावा किया है कि मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर हरिहर मंदिर की स्थली थी, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था। 1526 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया और मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी थी और निर्देश दिया था कि मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि जुम्मा मस्जिद एक केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है और इसके लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल जो हैं, इसके अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं। एससीबीए के अध्यक्ष पद के चुनाव के संबोधन में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में संबोधन हुआ है और इस दौरान अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने अपने विचारों को रखा। I have always believed that we can do better and we must do better, but we can only do it if we can come together as one bar with one vision. Even today, many of the fellow members are struggling for the basic needs like a proper workplace or home. That's why even prior to contesting any election, we got the railway reservation counter in this Supreme Court premises. I organized several cultural competitions
I founded Health Committee, E-Committee and Grievance Redressal System in the Supreme Court Bar Association. I am always available to each and every member of the bar. Even during the COVID time, I was approachable and I visited almost each and every person whoever either was hospitalized or was in need of any kind of assistance. As a Supreme Court Bar Association Vice President, I got 250 new mediators impaneled and the system started working well. Other than this, I got utility launch currently, which is just behind the UCO Bank. Now, last time I had promised that the moment I am elected, I will start the construction of new chambers. I promise that within 2 months, we will have new chamber block constructed at the IPO block. वहीं इस मौके पर एपीएन के संवाददाता ने प्रदीप राय के साथ खास बातचीत की, आप भी सुनिए। 20 मई को होने वाले एससीबीए के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं प्रदीप राय जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप 2 बार इसमें सुप्रीम कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, इस बार प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बार के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो नहीं होने पाए, और दूसरा हमें हर मेंबर के लिए ये तय करना है कि कम से कम उनके रहने की सुविधा, उनके कार्यालय की सुविधा ये होनी चाहिए, जिसके लिए मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो जाएगा। नए चेंबर बनने हैं जिसकी की ज़मीन पहले से तय है, और उसमें अगर मेरे पास कुछ समय रहा होता तो मैं उसे करा चुका होता। अब आज 2 महीने के अंदर अंदर मैंने कहा है कि जिस दिन हम जीत के आते हैं उसके 2 महीने के अंदर चैम्बर का जो फाउंडेशन है वो शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द लोगों के पास चैम्बर भी रहेगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, आप शिक्षा से वंचित रहते हो, आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग है, मीडिएशन की ट्रेनिंग है। इसके साथ साथ हमें कई ऐसे जो सुझाव आते हैं हमारे मेंबर्स की तरफ से जिससे कि उनकी व्यावसायिक योग्यता में और शैक्षणिक योग्यता में सुधार हो, इसकी भी दिक्कत होती है। जुडिशियल एकेडमीज हमारे पास रहनी चाहिए हमेशा, कम से कम साल के 50 दिन, जहाँ हमारे मेंबर्स ट्रेनिंग कर सकें। तो बहुत सी चीज़ें हैं और इसको अगर बोलना हो तो 5 मिनट का समय बहुत कम है, इसको तो बोलने के लिए आपको बहुत दिन चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग लग करके इसको किसी भी तरह से जल्द कराएंगे, और फॉर्चुनेटली हमारे पास एक बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हैं जिनसे मदद लेकर के, जो कि बार के लिए अच्छा सोचते हैं। उन्होंने कई बार हमें कहा कि आप देखिए, मैं तो चाहता हूं कि बार को सुविधाएं मिले। वो हर बार कहते थे कि ऑडिटोरियम आपको मिलना चाहिए, और आज जब अपने भाषण की मैंने शुरुआत की तो यहीं से की कि सबसे पहले आज के बाद का कोई भी फंक्शन अब यहाँ पे नहीं होगा, वो ऑडिटोरियम में होगा। तो ये पहली शुरुआत यहाँ से है। आगे देखिए क्या होता है। सीक्वेंसिंग सिस्टम है रजिस्ट्री का, इसको बंद करना है हमें। सर्कुलेशन लेटर भी अलाउ होना चाहिए कुछ कंडीशंस के साथ में, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनके लिए आपके हिसाब से क्या कुछ और चीज़ें जो बढ़ाई जानी चाहिए और उसमें किया क्या जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, न्यायपालिका में उनको मौका कम मिलता है। जहाँ तक चुनाव के आप मौका दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ट्रेनिंग में मौका दीजिए, आर्बिट्रेशन में मौका दीजिए, जुडिशरी में मौका दीजिए, और इसके साथ उनके अंदर जो क्षमता डेवलप करने की बात है। मैं कभी नहीं कहता कि आप कोई कॉम्पिटेंट नहीं उसे मौका दीजिए, लेकिन क्षमता डेवलप करिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। आप हमारे लॉयर्स यहाँ पर आप देखिए, जुडिशियल एकेडमी पूरे साल में 50 दिन यूज होती हैं, 250 दिन बिल्कुल खाली होती हैं। आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास स्टाफ है, सब कुछ है, मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं इस्तेमाल करते इसका? ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो आपको इस्तेमाल इसका करने देना चाहिए। और वहाँ जुडिशियल एकेडमीज में ट्रेनिंग की प्रायोरिटी रहेगी। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, जो कि चलता रहेगा। एक बड़ा सवाल ये भी आता है, जो यंग लॉयर्स हैं और उनके लिए इंश्योरेंस की बड़ी इशू होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनको केसेस नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी उनके इश्यूज आते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप नहीं, मैं उस पर क्या बोलूँ। अब देखिए, यंग लॉयर्स के लिए जहाँ तक खास ध्यान रखना है हमें, और मैं ये कोशिश करूँगा कि उनके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हों, जो कि मैं हमेशा करता ही हूँ। आपको ये मालूम ही है कि मेरे पास हर महीने करीब 1000 बच्चे आते हैं, और उसमें कम से कम 25 से 30 लॉयर्स होते हैं जिनको कि ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम हम करते हैं, अपने फंड से करते हैं। तो ये तो चलते रहेगा और इसको करते रहेंगे हम लोग, इसको और बड़े पैमाने पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो 20 मई को होने वाले एससीबीए के रिजल्ट हैं वो तय करेंगे कि जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनकी जो सोच है, क्या वो उस लेवल पे पहुंच पाएगी। दिल्ली से विवेक कुमार सिंह चंदेल, एपीएन दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.